ओके, आजचा आपण आपला चॅप्टर सुरू करूयात लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. आणि सर्वात पहिल्यांदा चॅप्टरचे रिव्हिजन करत असताना आपल्याला माहित आहे की लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल या चॅप्टर मध्ये आपण अभ्यास केलेला आहे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. राईट, पहिली कोणती मेथड राहील आपल्या याच्यामध्ये? क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलला काय म्हणतो आपण? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन्स. किती मेथड आहेत आपल्याकडे? चार मेथड कोणकोणत्या आहेत आपल्याकडे? ग्राफिकल मेथड, graphical method, elimination, substitution. व्हेरी गुड. म्हणजे आपण 4 रूल मध्ये पहिल्यांदा घेऊयात ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड नंतर क्रॅमर्स रूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनंट मेथड. तिसरी आहे एलिमिनेशन मेथड. चौथी आहे सबस्टिट्यूशन मेथड. आणि पाचवी मेथड एक आहे आपल्याकडे, ती आहे इक्वेशन रिड्युसिबल टू पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स. या मेथड बद्दल अभ्यास केला का आपण? पहिल्यांदा तर ग्राफिकल मेथडचा आपण अभ्यास केलेला आहे. काय ग्राफिकल मेथडचा अभ्यास काय केलेला आहे की ग्राफिकल मेथड मध्ये आपण म्हणजे स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करतो. म्हणजे आपला जो जनरल फॉर्म दिलेला आहे, आपल्याला कोणता जनरल फॉर्म दिलेला आहे? ax + by = c. या एका इक्वेशन वरून एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ होतो, हे आपल्याला माहित आहे. मग दोन स्ट्रेट लाईन ड्रॉ झाले तर मग त्यांच्या वेगवेगळ्या कंडिशन घेतल्या होत्या. कोणकोणत्या कंडिशन घेतल्या होत्या? पहिली कंडिशन कोणती घेतली होती आपण? फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाईन. बरोबर आहे. सेकंड कोणती कंडिशन घेतली होती बेटा? पॅरलल लाईन. आणि थर्ड कोणती कंडिशन घेतली होती आपण? कोइन्साइड लाईन. मग तुम्हाला आठवते का? when the two lines are intersecting lines then what will be the result? अगर दोन लाइन इंटरसेक्ट है तो उसका क्या सोल्यूशन आता है? यूनिक सोल्यूशन, यानी उसका परफेक्ट आंसर निकलेगा x और y का. उसी के साथ साथ अगर दो लाइन हमारे पास में पैरेलल है तो फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, देन नो सॉल्यूशन. एंड उसके बाद में थर्ड कंडीशन है हमारे पास में कोइंसाइड लाइन. जैसे ये एक लाइन, उसी लाइन के ऊपर हम लोग अभी और ड्रा करेंगे दूसरी लाइन. बराबर है. तो उसका क्या निकलेगा आंसर? यस, इनफाइनाइटली मेनी. बराबर है. इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशंस पढ़े. उसके बाद में क्रैमर्स रूल में क्या पढ़े हम लोगों ने? एंड डिटर्मिनेंट मेथड. डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जब भी हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एट दैट टाइम हम लोग उसको क्या करेंगे? a1 b1 c1, a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे. फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे? हम लोग निकालते हैं d = इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसीलिए इस मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड कहा जाता है. देन हम लोग dx निकालते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी सॉल्व द dy. राइट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? yes, d = a1 a2 b1 b2. then what is the value of dx? c1 c2 b1 b2. and what is the value of dy? a1 a2 c1 c2. in this way we used to calculate the d, dx and dy. and finally x की वैल्यू क्या आती है? dx upon d. और y की वैल्यू आती है dy upon d. and in this way we used to solve the Cramer's rule. ऑर्डर पर आंसर लिखना है, यानी मेथड को कैसे सॉल्व करना है. मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर चुके हैं और क्रैमर्स रूल को सॉल्व कर चुके हैं.
एलिमिनेशन मेथड मैंने कल पढ़ाया था. व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? इन विच सेम कोएफिशिएंट, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या बताया था एलिमिनेशन मेथड की, कि इफ द सेम साइन, यानी कोएफिशिएंट तो उसके इक्वल करना ही है, लेकिन सेम साइन है तो उसको सब्ट्रैक्शन करना है, और यदि डिफरेंट साइन है तो हम लोगों को ऐड करना है. ये चीज मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड. अब बाकी कौन सा रहा? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने एक ही चीज पढ़े कि पहले लिखना है टेकिंग इक्वेशन. सपोज हम लोग टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, यानी इसमें टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेने के कारण अल्टीमेटली हमको थर्ड इक्वेशन मिलने वाली. फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट है तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड, एंड देन अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग, यस, इक्वेशन थर्ड. ये फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है. इस प्रकार से आप लोगों को तीनों का रिवाइज हो गया. ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल, डिटरमिनेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बड़े मजेदार, कि मजेदार इसलिए है कि हेयर द गिवन इक्वेशंस आर नॉट लीनियर इक्वेशंस. वो लीनियर इक्वेशंस नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने लिखा ना इसका फॉर्मेट को देखो क्या लिखा मैंने, इक्वेशंस रिड्यूसिबल. मैंने लीनियर इक्वेशंस नहीं बोला, जो भी इक्वेशन रहेंगी उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट. कौन सा है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, अब इसमें पहले हम लोग हेडिंग दे देते कि हेडिंग देने से अपना कौन सी ये हो जाएंगे अपने मेथड कौन सी हो जाएंगे बेटा अपनी? फिफ्थ मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब इसको अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग शॉर्टकट में इतना ही लिखेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी एक मेथड को ट्राई करते हैं. ओके, तो पहला एग्जांपल नंबर 1. सपोज इफ वी आर हैविंग द इक्वेशन 4/x प्लस 5/y is equal to 7, एंड दूसरी इक्वेशन है अपने पास में 3/x प्लस 4/y is equal to 5. ऑब्जर्व करोगे, हम लोगों का एक ही कहना है, when the equations are linear equations. लीनियर इक्वेशंस कब होती है बताओ? जब कभी वेरिएबल का पावर 1 है. अब यहाँ पे सही में वेरिएबल का पावर 1 है क्या? यानी ये इक्वेशन जो दी गई है, ये 4x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5y रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 7. इसका अर्थ ऐसा होता है. वैसे ये इक्वेशन का हो जाएगा 3x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4y रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5. सो कैन वी से दीज आर द लीनियर इक्वेशंस? नो, बिल्कुल नहीं है. बट अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं हम लोग अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप कैसे बोलेंगे. पहले हम लोगों को गिवन इक्वेशंस लिखना है एज यहाँ पे जो भी मेंशन है. सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन को अभी लिखते समय हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि हमारी पहली इक्वेशन लिखेंगे 4 into 1/x. 4x 4/x है ना, तो 4 ये कोएफिशिएंट है
और वेरिएबल क्या है 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं 7 एंड नाउ आई एम गिविंग द नंबर टू दिस इक्वेशन एज ए इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं दूसरी इक्वेशन को क्या लिख रहा हूं 3 इंटू 1/x प्लस 4 into 1/y is equal to 5 and this is my equation number second. Now अब ये हमारा जो मेथड है कि जिस प्रकार से हम लोग इस मेथड को सॉल्व करते हैं क्या क्या है हमारी मेथड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बनाना है लीनियर इक्वेशन में। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ let 1/x is equal to m and 1/y is equal to n। देखो एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ये है 1/x ये है 1/x इसको क्या कर दिया मैंने 1/x को m कर दिया ठीक है। और दूसरा है मेरे पास में 1/y इसको क्या कर दिया मैंने n। समझ में आ रहा है अभी हम कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है। नाउ अगर हम लोग 1/x की जगह m लिखते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ ये 4 के बाद में क्या हो जाएगा 4m क्योंकि 1/x की जगह हम लोग m लिख दे प्लस 5n समझ में आ रहा है आप लोगों को इज इक्वल टू 7। अब नंबरिंग बढ़ाते रहना भी जैसे फर्स्ट एंड सेकंड सो दिस विल बी इक्वेशन थर्ड एंड अपनी फोर्थ इक्वेशन के लिए हम लोग जब जाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारी 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई भी तरीके से सॉल्व करो ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोगों के पास में एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना है क्या करना पड़ेगा हमको यस टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आ गई भाई सेकंड कहाँ से आ गई भाई यहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हो गया तो हम लोग टेकिंग इक्वेशन लिखेंगे थर्ड बी के ओके। अब ये ज्यादा ही दूर भाग गया इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाए ठीक है नहीं और इसको थोड़ा सा इधर अब समझ में आ गया। नाउ टेकिंग इक्वेशन थर्ड क्या हो रहा है भाई अपना थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। अब m के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ये 5n जो दिख रहा है उसको इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा द वर्ड इज ट्रांसपोजिशन। तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में क्या बच जाएगा फिर 4m इज इक्वल टू 7 माइनस 5n। So ultimately we will have m is equal to 7 minus 5n divided by 4 divided by 4 remember yes whole divided by 4 और ये हमारा एक आ गया। एंड हम लोगों ने जैसा भी इसके पहले डिस्कस किया है जैसे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है तो हम लोग इस इक्वेशन का नंबर दे देंगे 5। अब टेकिंग इक्वेशन थर्ड लिया था तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 we get what is the fourth equation here 3m fourth equation is 3m plus 4n is equal to 5। अब 3 in bracket m की वैल्यू क्या है 7 minus 5n 4 divided by 4 बराबर है फिर सामने में प्लस 4n
इज इक्वल टू 5। ये बड़ा अच्छा है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जरूरी चाहिए। अब ये यहाँ पे कुछ लोग 4 4 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे भी धुरंधर मैंने देखा है कि यहाँ का 4 इधर कैंसिल कर देते हैं। हाँ सर ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में ना, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। ये पहले ये 4 ये पूरी ये जो टर्म है पहले इसके साथ बंधा हुआ है, फिर जब ये इसके साथ जाएगा तब की तब देखेंगे। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, है नहीं? तो पहले इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर आएगा वो देखो पहले। तो 3 7 जा 21, 21 माइनस इसका क्या जाएगा 3 5 जा 15n अपॉन 4 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अभी भी ये 4n नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बाइनोमियल के साथ में अटैच है, फिर एडिशन में है वो। जब मल्टीप्लिकेशन रहेंगे तब कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता। इसलिए हमको नेक्स्ट स्टेप में एक बिना कट किए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको कैसा करेंगे फिर अभी बताओ नेक्स्ट स्टेप में। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 21 माइनस 15n और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इसका 4 चौ 16 16n and whole divided by 4 is equal to 5। समझ में आ रहा है? यानी ये स्टेप बहुत से बच्चे नहीं समझ। अब यहाँ ने इसके आगे की स्टेप क्या हो जाएंगे हमारे पास में 21, ये तो हो गया। अब फिर 21 के बाद में इन दोनों का सब -15 15 है, -15 और +16 कितना आ जाएगा इसका आंसर भाई, प्लस n 1n मीन्स n, ओके इज इक्वल टू। अब मैं ये डिवीजन में 4 है, अब इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ इधर, क्या हो जाएगा 5 into 4 5 into 4। So we will have 21 plus n is equal to 20। So n is equal to 20 minus 21, that means n is equal to -1। यानी अभी हमारे पास में क्या वैल्यू मिली, n is equal to 21, सॉरी n is equal to -1। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, सब वैल्यू निकालेंगे किस चीज की, m की। सो सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to -1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है बेटा अपने, 5th we get। So what is the equation now? Yes, यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन मिल गई है, m is equal to 7 minus 5n upon 4। So this is equal to 7 minus क्या करेंगे फिर हम लोग 7 minus 5 into -1 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे 7 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, क्या निकलेगा आंसर फिर इसका 12/4 is equal to 3। So therefore m is equal to 3 and n is equal to 1। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस को थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारे सामने के जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर, बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम लोग इसको, अभी क्योंकि हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है, हम लोगों को ये पूछा गया है क्या कि m और n की वैल्यू निकालो करके, हमको क्या पूछा गया है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बराबर है कि नहीं। हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालना है, ना कि m और n की, ओके। तो फिर कैसा करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिए थे, लेट क्या लिए थे, लेट 1/x इज इक्वल टू m लिया था ना, तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
यानी हमारे पास में जो आंसर था 1/x वाला, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ क्या आंसर आ सकता है फिर। क्या आंसर निकलेगा रे? नाउ और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास में था 1/x इज इक्वल टू m, ठीक है। तो इसको देखो 1/x इज इक्वल टू m, तो 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी मिली है भाई? m की वैल्यू मिली है m इज इक्वल टू 3 मिली है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर इसको इज इक्वल टू 3। अब 1/x इज इक्वल टू 3 उसको उल्टा कर दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1/3। हो गया आंसर है। हाँ, अब वैसे ही हम लोगों को 1/y की जगह क्या लिए थे हम लोगों ने n, तो 1/y की जगह n की वैल्यू कितनी मिली है -1, उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। हो गया 1/1 यानी ओके। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ओके चलो लिखो। अब देखो क्या किए थे हम लोगों ने कि पहले इक्वेशंस फिर लेट 1/x mn फिर नेक्स्ट लेवल। जैसे अभी और एक क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन अगर लेता हूं कि वहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके नाउ अगर हम लोगों के पास में सेकंड इक्वेशन है, ओके सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 काय क्वेश्चन घेतो होता मी या ठिकाणी 2/x मायनस 3/y इज इक्वल टू 15 आणि दुसरी इक्वेशन आहे आपल्याकडे 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ओके सर्वात पहिल्यांदा काय करायला लागेल आपल्याला दोन्ही इक्वेशन्सला लिहायचं आहे सोल्युशन। कसं लिहूयात 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15. This is your equation number first. Second equation काय होईल 8 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 77. Equation number 2. एकदा पुन्हा आपण चेक करूयात की या ठिकाणी काय दिसत आहे 1/x 1/x दिसत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला काय दिसत आहे आपल्याकडे 1/y आणि हा 1/y। ओके म्हणजे आपण काय करू एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट बनवून ठेवू की आपल्याला पुट पण लिहितात कोणी कोणी लेट लिहितात। लेट 1/x इज इक्वल टू m आणि 1/y इज इक्वल टू n। ओके वी गेट। आता काय होईल मग इक्वेशन सांगा बरं 2m minus 3n is equal to 15 इक्वेशन नंबर 3 आणि 8m plus 5n is equal to 77 इक्वेशन नंबर 4। आता कोणत्या मेथडने सॉल्व कराल इलिमिनेशन मेथड इज गुड वन। व्हाई इलिमिनेशन मेथड को क्यों अपन ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो 2 और 8 अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो भी 8 हो जाएगा। चलो फिर ट्राई करते हैं हम लोग क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को मल्टीप्लाई
इक्वेशन थर्ड बाय third by 4 वी गेट 4 क्या बनेगी इक्वेशन 8m 8m माइनस minus लक्षात येत आहे का 12n से मल्टीप्लाई करें ना equal to 12n इज इक्वल टू 60 मत बेटा कैसा कर रहे तो हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं उससे मल्टीप्लाई तो हर एक टर्म दो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा ठीक है फिर 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 को 15 से 60 हाँ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन नेम अनदर इक्वेशन आल्सो ये इक्वेशन हो जाएंगे हमारे फिर 5 अब क्या करना पड़ेगा फिर ना इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई भूल गए क्या क्योंकि इन दोनों का साइन कैसा है सेम है ना ये भी 8m हो गया ना ये भी 8m हो गया है और वो भी 8m ही हो गया है देखो ना भूल गए हैं ये 8m ये 8m नहीं ठीक है कोई बात नहीं तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब वो लिखने का तरीका जो है वो बड़ा मजेदार है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन अब तुम देखो ये नीचे में ये थर्ड को मॉडिफाइड फिफ्थ किए तो क्या करना है थर्ड के जगह फिफ्थ को ऊपर में रखना है यानी हम लोगों को फिफ्थ को ऊपर में रखना है और फोर्थ को नीचे रखना है कैसे लिखूंगा मैं फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम फिफ्थ वी गेट समझ में आ रहा है सो व्हाट इज द फिफ्थ इक्वेशन 8m minus 12n is equal to 60 and 8m plus 5n is equal to 77 okay now since we are using the subtraction so therefore change of sign will be there change of sign क्या हो जाएगा बेटा फिर यहाँ पे a पॉजिटिव 8m है तो निगेटिव 8 ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा एंड सिंस वी आर यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड वी कैन क्रॉस देम कट कर सकते हैं नहीं भी के तो भी चलता है लेकिन कट करना सर म्हणजे ते मायनस मायनस आहे तर मायनस होते कोणता म्हणजे तो तिकडच्या काय हा हा आता 77 चा पॉझिटिव्ह साइन आहे ना म्हणजे आपण 6व्या वर्गात अभ्यास केलेला आहे की पॉझिटिव्ह साइनच्या समोर काही लिहितच नाही ज्यावेळी आपल्याजवळ नंबर लाईन असते आपण 0 लिहितो 1 2 3 इकडे काय लिहितो -1 -2 -3 तर इकडे निगेटिव्ह इंटिजर्स हा चॅप्टर आहे इंटिजर्स तर इंटिजर्स या चॅप्टर मध्ये निगेटिव्हचा साइन लिहितो निगेटिव्ह इंटिजरच्या समोर परंतु पॉझिटिव्ह इंटिजर्सच्या समोर आपण हा पॉझिटिव्हचा चिन्ह देत नाही म्हणूनच कन्फ्युज होतो म्हणून हा 77 च्या समोर जो निगेटिव्ह साइन का बरं दिलाय बिकॉज 77 इज द पॉझिटिव्ह इंटिजर 5n इज नॉट द इंटिजर 5n इज द टर्म हे अल्जेब्रिक टर्म आहे तर ही अल्जेब्रिक टर्म पॉझिटिव्ह आहे म्हणून निगेटिव्ह समजलं ओके नाव त्याच्यानंतर पुढच्या स्टेप मध्ये काय मग आपला हे कॅन्सल केलं मी यांना कॅन्सल केल्यानंतर निगेटिव्ह 12n आणि 5n यस हे समजणे खूप मोठं काम आहे हेच लोकांना समजत नाही आलं लक्षात इथं निगेटिव्ह आहे आणि 12 सुद्धा आता काय झालेलं आहे 12 तर निगेटिव्ह आहे 5 सुद्धा निगेटिव्ह झालेला आहे लोकांचं काय होते सोडवताना इथं आपली जास्त गडबड होते आमचा 12 निगेटिव्ह झालेला आहे हा ऑलरेडी 12 निगेटिव्ह दिसत आहे पण हा 5n हा पॉझिटिव्ह होता तर हा निगेटिव्ह झालाय ना अनेक लोक इथं सबट्रॅक्शन मध्ये इथं गडबड करतात आता इकडे 5n हा पॉझिटिव्ह नाही निगेटिव्ह आहे मग -12 -5 काय होणार आहे आपला -17 एक्झॅक्टली तर -17 लिहायचं आहे मग तुम्हाला सो इथं तुम्ही लिहाल -17 आलं लक्षात आणि त्याचा जो व्हेरिएबल जो काही आहे म्हणजे इथं या ठिकाणी कोणता व्हेरिएबल वापरलेला आपण n
तो निगेटिव्ह 17 n इज इक्वल टू काय होईल? निगेटिव्ह 17. येस 16 प्लस निगेटिव्ह 77 म्हणजे याचा पण उत्तर निगेटिव्ह 17 येईल. म्हणजे n इज इक्वल टू निगेटिव्ह 17 अपॉन निगेटिव्ह 7. Equals to 1. So therefore n is equal to One. 1. आला n is equal to 1. Yes, sir. आता आपल्याला माहित आहे नेक्स्ट स्टेप काय करावं लागते. अगेन सबस्टिट्यूटिंग n is equals to 1 n is equal to 1 इन इक्वेशन. third. कोणत्या इक्वेशन मध्ये? हा कोणत्या इक्वेशन मध्ये घेऊ शकता तुम्ही? थर्ड. वी गेट व्हॉट इज द थर्ड इक्वेशन? 2m minus 3n is equal to 15. या ठिकाणी 2m minus 3 in bracket 1 is equal to 15. So 2m minus 3 is equal to 15. 2m is equal to negative 15 ट्रान्सपोज होईल त्या बाजूला म्हणजे कोणत्या बाजूला? राईट हँड साइड ट्रान्सपोजिशन. तर निगेटिव्ह 15 प्लस 15 होऊन जाईल म्हणजे 15 प्लस 3 किती होईल मग आपल्याजवळ? 80. अँड इन दिस वे आपल्याला m ची व्हॅल्यू किती मिळेल मग? यस. म्हणजे या स्टेपला आपण पुढे सॉल्व करत आहोत की 2m इज इक्वल टू 18 मिळाल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2. सो देअरफॉर m इज इक्वल टू 9. हा एक मिळालेला आहे. पण आपल्याला n आणि m विचारला आहे का? नाही. आपल्याला काय विचारलं आहे? आपल्याला विचारला आहे x आणि y. म्हणून आपण सोडवूयात नाव. काय लिहिलं आहे? 1 अपॉन x. So we will write 1 upon x is equal to m. So 1 upon x is equal to m. m ची व्हॅल्यू भेटली आहे 9. Yes. रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करा मग x is equal to 1 upon 9. आणि त्याच प्रकारे आपण या ठिकाणी 1 upon y is equal to n. So 1 upon y is equal to n. n ची व्हॅल्यू भेटली 1. So याचा रेसिप्रोकल y is equal to 1. And therefore you can write x comma y ordered pair is equal to 1 upon 9 comma 1. This is the order pair. Okay? Okay. चलो ठीक है. इस प्रकार से हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पार्ट 1 खत्म होता है. क्योंकि इसके अलावा और दूसरी इक्वेशंस आती है कि जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन एक्स है, इसके और थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो इसमें 2-3 वेराइटीज आती है. वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि 2-3 वैरायटी कैसे कैसे सॉल्व करते. ठीक है. चलो आज का क्लास फिर यहाँ तक ही अपन ये पार्ट यहाँ तक ही कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें 1 अपॉन एक्स की जगह m लिखना है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. इक्वेशन में इक्वेशन बनती है तो वो अपन नेक्स्ट इसमें कर लेंगे. ठीक है. चलो ओके ओके चलो बाय.